Good morning to all of you in this business study class. Yesterday, we were making the discussion about Good morning, Beta, chapter number 4, that was business services. We were discussing this chapter. ये चैप्टर आपका जो प्रोग्रेस में था अभी और हम इसके अंदर जो कर रहे थे वो हमने जो किया था वो हमने किया था आपका जो है पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है सर्विसेज के अंदर आपका पोस्टल सर्विसेज है और टेलीग्राम सर्विसेज दो हैं। तो हमने यहाँ पर जो किया था वो क्या था, कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विसेज के आपके जो हैं वो टू पार्ट्स थे। फर्स्ट था पोस्टल और सेकंड आपके पास में है दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन तो हम जब पोस्टल के ऊपर चले हुए थे कि आपके जो पोस्टल सर्विसेज हैं उसका क्या मीनिंग है और क्या चीज़ थी, हमने किया था। तो हमने देखा था कि पोस्टल जो सर्विसेज हैं उसमें आपके पहले जो पोस्टल सर्विसेज की जो फीचर्स थी उसमें ये था कि आपकी जो है ये कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट थी, कि पोस्टल सर्विसेज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर हमने किया था कि डिपार्टमेंट प्रोवाइड द सर्विस एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है जो इसकी सर्विसेज दी जाती हैं। और थर्ड आपके पास में था कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्ट कर चुका है। और उसके बाद फोर्थ आपके पास में था कि स्पीड पोस्ट भी जो है वो कोरियर को बीट करने के लिए उन्होंने स्पीड पोस्ट स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ में टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी पोस्ट ऑफिस के पास में था। और उसके बाद में पोस्टल सर्विसेज जो है हाईली रिलायबल थी, ये भी हमने किया था। अब इसमें कमियां जो थी वो पहले आपकी थी स्लो स्पीड और दूसरा था आपका ब्यूरोक्रेटिक नेचर, दो ही हमारी चीज़ें थी। अब कह रहे हैं कि आपकी ड्यू टू स्लो स्पीड एंड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो आपके प्राइवेट कोरियर सर्विसेज हैं वो डेस्क टू डेस्क आपकी सर्विस लेने के लिए तैयार हो गई और इस प्रकार से उनकी सर्विस है हाईली जो स्पीड से और ओके वेरी फास्ट और जो हाईली रिलायबल हैं, ठीक है जी। अब कहते हैं कि अलग अलग फैसिलिटी और भी जो है पोस्टल डिपार्टमेंट देता है, वो कौन सी हैं, वो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो आपके जो पोस्टल डिपार्टमेंट और भी सर्विस देता है वो आपका पहले है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में से postal department has started the banking also. It provides the facility of a saving account and it provides the various schemes just like as Provident Fund, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate, Monthly Income Scheme and time deposit and money order facility, ये भी उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। तो ये भी किसी का पार्ट है। और नेक्स्ट आपका मेल सर्विसेज, एक जो दूसरी सर्विस हैं वो इनकी हैं मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज में जो आपके हैं उनके अंदर आपका है कि मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एक प्लेस से इन माल ले जाने वाली बात होगी, सीधी सी बात यही है कि दूसरे जगह पे भेजना और थोड़े से नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, ठीक है। और विद रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है कि वो चीज़ आपकी गुम हो जाए तो उसका पता आराम से किया जा सकता है, ठीक है जी। मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी मेल सर्विसेज हैं जो कि अवेलेबल आपको होती हैं, तो हम उसके भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट की मैंने फीचर भी बताई थी, जो कल भी बताई थी, आज मैंने कुछ डिस्कस किया। फिर उसके जो है वो कौन कौन सी सर्विस है पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में आपके फाइनेंशियल और दूसरी मेल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल में एक स्टार्ट था बैंकिंग उन्होंने शुरू कर दिया है, तो वो आपके फाइनेंशियल मैटर है। और मेल का मतलब है कि आपके छोटे मोटे पार्सल्स हैं, जो को छोटा मोटी डिलीवरी है, जैसे कि आपकी कोरियर करती थी उसी प्रकार से वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। पहला यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, पहला है यूपीसी
इसकी फुल फॉर्म है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। ये आपका इसका फुल फॉर्म है। तो ये यूपीसी एक्चुअली में होता क्या है कि यूपीसी का मतलब ये होता है कि हालांकि ये जो स्कीम जो है अब काफ़ी रेयर यूज़ की जाती है, कोई ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं की जाती है। तो यूपीसी में क्या है कि आप कोई पार्सल भेजते हैं डाकखाने के थ्रू किसी को, तो आप उस पार्सल को यूपीसी करवा देते हैं। यूपीसी में क्या होता है कि इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा जो है एक कागज़ लगता है, और उसके ऊपर जो है 1 रुपये की या 3 रुपये की जो रसीदी टिकट डाकखाने की टिकट लगती है, और उस पर जो है जो एम्प्लॉई है, जो उनका कर्मचारी है, वो यूपीसी रिसीव करने के बाद में उसके ऊपर एक मोहर लगा के वापस दे देता है। तो वो इस बात का सर्टिफिकेट हो गया कि वो आपका जो है डिलीवरी होगी या नहीं होगी, उसका कंफर्मेशन जो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है रजिस्टर्ड पोस्ट। सेकेंड इज रजिस्टर्ड पोस्ट। Registered post. Registered post means any post which is recorded in the register of the postal department. Means if you want to send any important document to any person and you want to be assured that it should not be lost or missed in somewhere in the post office or in the transit, and therefore you want the certainty that it should be reached to the person to whom I have sent, then you can go to the post office and you will ask for the registered post, and it pays some more money than the other ordinary post, and it will record in the register of the post office, and when it reaches to the receiver, then the signature of the receiver also obtained by the postal department, and when it is delivered, the information is provided to you. It is called as a postal registered post. Next is parcel post. Next is that is parcel post. Parcel post, as the name itself is denoting what is the meaning of parcel. It is a service of postal department for sending parcel through the post across the country as well as outside the country. This is a most economical way of sending the parcel. Means if you want to send the parcel to your near and dear to within the country or outside the country, then you can send the parcel through the post. It means ये भी आपका एक प्रकार से जो है माल ले जाने का काम हो गया। नेक्स्ट इज स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट इज दैट इज स्पीड पोस्ट। We made the discussion about the speed post earlier also. That speed post means it is a service to send the mail as fast as possible. इतना कोशिश की जाती है कि जितना जल्दी हो सके आपकी मेल जो वहाँ तक भेजी जा सके। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड द टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ मेल लेटर्स। तो आपके जो मेल है और लेटर्स हैं उनको टाइम बाउंड डिलीवरी बोली जाती है। अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, द चार्जेस स्पीड पोस्ट आर हायर देन द ऑर्डिनरी मेल। आपकी स्पीड पोस्ट जो है आप लेटर के लिए भी है और स्पीड पोस्ट आपकी मेल के लिए भी है। इफ़ यू वांट टू सेंड एनी गुड्स और एनीथिंग to your person, to any person as early as possible, then speed post is available in the post office. Next आपका courier services. Courier services. The meaning of courier services. Courier services is provided by the private post offices for providing desk to desk. ये प्राइवेट पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, ये फास्टर भी है और रिलायबल भी है, और कंपेरेटिवली ये पोस्ट ऑफिस से चीपर भी है, ठीक है जी। अदर सर्विसेज में आपकी जो सर्विसेज दी जाती हैं 2 टाइप की हैं। सिक्स्थ आपका अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में आपकी जो पहली जो सर्विस है वो आपकी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र।
आपका जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी इसके अंदर पॉसिबल होता है। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द मनी ऑन अदर कंट्री, then it is also possible by the post office, because the post office has power to transfer the money. Other authorities have no such power to transfer the money without permission of the government. Next is e-bill post facility. E-bill post facility. E-bill post facility means e-bill means electronic bill. Electronic bill facility is also available in the post offices. तो ये आपके जो है मेल ऑर्डर, मेल सर्विसेज जो थी आपकी पोस्ट ऑफिस जो प्रोवाइड कराता है, वो ये चीज़ें थी। पहला आपका यूपीसी है। यूपीसी मीन्स अंडर पोस्टल है सर्टिफिकेट, मीन्स ए सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट दैट यू सेंड सम मटेरियल और समथिंग टू समवेयर। तो यहाँ पर जो है ये यूपीसी है। नेक्स्ट आपके पास में जो रजिस्टर्ड पोस्ट मीन्स इफ यू वांट एनी मटेरियल और एनी लेटर that it should be received 100% reliability, then you can go to your post or mail to the in the post office as registered. And parcel means if you want to send any parcel, then it is called as parcel post. Speed post, it is means as early as possible it reaches to the receiver. And courier service, this is the private sector and it is also part of post office. And next is other services, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र एंड ई बिल फैसिलिटी, ये आपके पास में थी। अब आपके पास में टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। तो आपका इसमें कोई क्वेश्चन आप में से पूछ सकते हैं, वैसे काफ़ी ईजी डाकाने से संबंधित चीज़ें हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप में से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विस तो आप काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं क्योंकि आप न्यू जनरेशन हैं, तो नेचुरली न्यू जनरेशन जिसके बारे में टेलीकॉम सर्विस के बारे में ज़्यादा जानती है। तो टेलीकॉम सर्विस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज जो वो आपके टेलीकॉम में आती हैं। हाँ जी, टेलीकॉम सर्विसेज में आपके पास में कह रहा है कि टेलीकॉम सर्विस जो बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की या किसी भी बिजनेस की, तो टेलीकॉम सर्विस जितनी बढ़िया होंगी उतना ही आपका जो है डेवलपमेंट ज़्यादा आपका होता है। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट हैज़ फ्रेम्ड ए टेलीकॉम कम्युनिकेशन पॉलिसी in 1999 and broadband policy in 2004 to realize the dream and Indian vision of becoming IT superpower by 2025। कि ये जो है आपके दो जो बिल जो है पास किए गए थे, वो आपका पहला 1999 में और दूसरा 2004 के अंदर, ठीक है, ताकि वो सुपर पावर इंडिया बन सके 2025 तक। तो इसमें जो है आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो आती हैं। पहला है सेलुलर मोबाइल सर्विस, ठीक है। फर्स्ट आपका सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है। तो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज का मतलब तो आप समझ ही गए जो हम यूज़ करने लग रहे हैं, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डाटा and PCO etc. They can provide direct interconnectivity with any of the other type of the services providers। ये आप जो मोबाइलों से बात करते हैं ये सारा का सारा आपका सेलुलर मोबाइल है। हाँ जी। रेडियो पेजिंग सर्विसेज सेकंड आपका है रेडियो पेजिंग सर्विसिंग। हालांकि ये रेडियो पेजिंग सर्विसेज है नाउ नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब ये ज़्यादा नहीं है। तो इट इज़ एन अफोर्डेबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू एन पर्सन इवन दे आर मोबाइल। इट इज़ ए वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सोल्यूशन। रेडियो पेजिंग सर्विसेज आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली, न्यूमेरिकल ओनली एंड अल्फा न्यूमेरिकल पेजिंग, ठीक है। तो ये जो है कहते हैं कि मोबाइल के अलावा भी ये सर्विस है पर ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मोबाइल में इतने ज़्यादा SMS और सिस्टम आ गए हैं, तो इनकी जरूरत अभी नहीं बची है। नेक्स्ट इज दैट इज फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज
फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का तो आपको पता ही कि जो आपके पुराने लैंडलाइन जो फ़ोन होते थे घरों में, जो वही जाकर आपका फिक्स्ड लैंडलाइन सर्विसेज कहलाती हैं, ठीक है। और ये भी जो टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। एंड केबल सर्विसेज, फोर्थ इज केबल सर्विस। ये केबल सर्विसेज ये टेलीकम्युनिकेशन में आती हैं। केबल तो आपके घरों में लगी हैं, जो टीवी के ऊपर जो चलती हैं वो आपकी केबल सर्विसेज हैं। These are linked and switched services within the licensed area of operation to provide for the entertainment services. It includes the two-way communication, that is voice data and information services. Offering services through the cable network would be similar to the providing fixed services. ये आपका जो है केबल के ऊपर फिक्स्ड एक एरिया के अंदर लाइसेंस दिया जाता है, उसी एरिया के अंदर जो है आपका कोई भी जो बिजनेसमैन वो काम कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास में जी वी सेट सर्विसेज। फिफ्थ इज वी सेट सर्विसेज। वी सेट सर्विसेज, वी सेट सर्विसेज का मतलब होता है वेरी स्मॉल ऑपरेटर एक्टिव टर्मिनल। आपका ये जो है सेटेलाइट बेस्ड होता है और इसमें जो बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन इसके अंदर देती हैं अर्बन और रूरल एरिया में। वी सेट ऑफर द रिलायबल एंड अनटरप्टेड सर्विसेज। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मार्केट रेट एंड टेलीकम्युनिकेशन इन इवन द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ आवर कंट्री। कि हमारे जो रिमोट एरियाज कंट्री के उनमें भी इस प्रकार के जो ज़रूरी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सरकार प्रोवाइड करवाती है वीसेट के थ्रू। और डीटीएच सर्विस ये आपका गवर्नमेंट का है, ये केबल तो प्राइवेट थी। और डीटीएच सर्विस, डीटीएच डायरेक्ट होम सर्विस है। तो डीटीएच सर्विस है जो ये आपके गवर्नमेंट का है और इसमें जो है आपका डायरेक्ट सेटेलाइट बेस्ड मीडिया प्रोवाइड इसमें होता है। ये सेलुलर कंपनी जो है प्रोवाइड करवाती हैं। इसमें सेटअप बॉक्स जो इंस्टॉल किया जाता है और इस प्रकार से ये आपके घरों तक डीटीएच की सर्विसेज आपको मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके चैप्टर में थी सर्विसेज जो थी। तो आपका फोर्थ चैप्टर जो है ये आपका ख़त्म हो गया है। हम इससे रिलेटेड आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम उन कुछ क्वेश्चंस को हम अभी जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में आज कोई ज़्यादा दम वाली चीज़ें नहीं थी, कोई ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें नहीं थी। तो हम जो है सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी। आपका यहाँ पर देखो ये आपका पेज नंबर है 167, ठीक है। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए। पेज नंबर 67 के अंदर आपके ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप देखो ये करके आपके 4 दिए हुए हैं, हालांकि आंसर जो है साथ साथ में दे रखे हैं, पर इससे हम एक बार थोड़ा रिवीजन करेंगे तो पता चल जाएगा हमारी कुछ कमियाँ। तो पहला कि विच सर्विस है फ्रॉम दी बिलो मेंशन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। कि प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क है वो इसमें कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड करवाती है? ए बैंकिंग, बी ट्रांसपोर्टेशन, सी इंश्योरेंस और डी आपके पास है पोस्टल एंड सर्विसेज। तो कौन सी होगी? आंसर तो आपके सामने ही वैसे तो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? भूमि आंसर भी तो फिर सुन पा रहे हैं तो, ताकि मेरे को पता चले, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग मेरे को सुन रहे हैं। हाँ जी, पहले में कौन सा आंसर? फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा? इसमें आपने बुक नहीं खोल रखी अब तक, बुक खोल लीजिए। भूमि बुक खोल रखी आपने? भूमि आवाज नहीं है आपकी। हाँ जी, तो पहले में आपका इंश्योरेंस है, क्योंकि विच सर्विस फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क जो है वो इंश्योरेंस ही करवाता है। इसमें बैंकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। मिनिमम अमाउंट फॉर आरटीजीएस, आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट कितना होगा? तो आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट जो है 25,000, 2 लाख, 50,000 और 1 लाख। तो इसमें 2 लाख आपका मिनिमम अमाउंट होगा। और अगर इससे कम का पैसा अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो नेफ्ट कैन बी यूज्ड, आप NEFT उसको यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस? इंश्योरेंस and assurance, two words were there. I have explained
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पर देखें तो आपके पास में ये कहता है कि कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस जिसमें पैसा 100% मिलेगा ही, मीन्स जिसमें पैसा कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो उसमें आपके कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो नेचुरली आपका लाइफ इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस इन विच कंपनी हैज टू पे, मीन्स इट इज एश्योर्ड दैट कंपनी हैव टू पे द अमाउंट टू द इंश्योर्ड पर्सन। आपका फायर इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। इन दैट all type of the 3 insurance, any event should take place. If any happening will not take place, then company have not need not to pay. Which of the following is the full form of ATM? ATM की फुल फॉर्म कौन सी है? ऑटोमेटिक टेक मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नन ऑफ दीज। तो नेचुरली नो, एनी टाइम मनी नहीं बेटा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एनी टाइम मनी नहीं होता ये हमने अपने लोकल लेवल पे बना रखा है, पर ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड होता है सौ अपने आप चलने वाली, टेलर होता है गणना करने वाली मशीन है ना, मशीन जो अपने आप ही पैसों की गणना करके काउंटिंग करके आपको दे दे, तो ये आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। द पर्सन और द फर्म हु गेट कंपनसेशन इज कॉल्ड, ऐसा आदमी जिसको कंपनसेशन मिलेगा वो क्या कहलाता है? इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इंश्योरर, इंश्योर वो तो जो बीमा करता है, इंश्योर्ड जिसका बीमा हुआ है, यानी ही विल गेट द कंपनसेशन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा इंश्योर्ड। नेक्स्ट आपके पास है कि इन विच द फॉलोइंग अकाउंट हाईलाइटेड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। आपका जैन में कौन से अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक अलाउ करते हैं? आपका उसमें पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा है रिकरिंग अकाउंट यानी आरडी अकाउंट, और फोर्थ आपका है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो नेक्स्ट सेविंग अकाउंट में तो काफ़ी कम होता है, करंट अकाउंट में तो होता ही नहीं है, ठीक है, और रिकरिंग में भी आपका काफ़ी कम होता है। एफडी अकाउंट होता है, इट पे द हाइएस्ट इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट वगैरह कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड अलाउ स्पेंडिंग मनी ओनली अप टू द बैलेंस ऑफ योर अकाउंट, कि ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपके अकाउंट में जितना पैसा अवेलेबल है उतने तक ही खर्च करने की अनुमति देता है। विच परमिट्स ओनली मेड द एक्सपेंसेस अप टू द बैलेंस अवेलेबल इन योर अकाउंट। तो कौन सा ऐसा अकाउंट कार्ड है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड। देयर आर 4 कार्ड्स। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड जो है एक ऐसा है कि विच अलाउ यू ओनली टू मेड द एक्सपेंस अप टू द अमाउंट अवेलेबल इन योर अकाउंट, जितना आपके अकाउंट में अवेलेबल है उतना अमाउंट है जो डेबिट कार्ड ही अलाउ करता है। बाकियों में तो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है, यू कैन स्पेंड मोर देन योर अमाउंट विच इज बैलेंस इन योर अकाउंट। अंडर विच द फॉलोइंग पोस्ट ए रिसीट इज गिवन बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कौन सी ऐसी है जो कि आपको रिसीट देती है, वापसी जो आपको एक्नोलॉजमेंट देती है कि आपकी डाक पहुंच गई वहां तक? यूपीसी, स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। तो आपका यूपीसी में तो केवल इस बात का सर्टिफिकेट है कि वी हैव रिसीव द डॉक्यूमेंट, वो तो इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ हमने आपका डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया है, आगे पहुंचने की बात नहीं करता वो। जबकि इसमें स्पीड पोस्ट इट आल्सो गिव यू द एश्योरेंस दैट इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन सेफली, but no response is given here. Parcel post, same thing also, that your parcel will be reached in time, but no assurance is given that you will get the feedback. But registered post has this facility. When you send the registered post, an extra card is attached with this registered post, and when the receiver receive it, then he put his signature on this card, and this card is sent to you by the post office. पोस्ट ऑफिस कार्ड आपके पास वापस से भेज देता है, तो आपकी रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर डिसऑनर्ड, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कभी डिसऑनर हो ही नहीं सकती है, यानी बैंक उसको डिसऑनर नहीं कर सकता? फर्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट, सेकंड इज चेक, थर्ड ए एंड बी, सी नन ऑफ दीज। तो आपका बैंक ड्राफ्ट है, दैट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड बिकॉज बैंक ड्राफ्ट मीन्स वी पेड इन एडवांस, we have paid the amount in advance,
तो हमने एडवांस में अमाउंट पे कर रखा है, तो वो आपका बैंक ड्राफ्ट ही होता है, तो वो डिसऑनर नहीं हो सकता। चेक हो सकता है, सी जो आपका ए बी एंड सी है उसका कोई मीनिंग नहीं है, और नन ऑफ दिस का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ बैंक परमिट विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट। कि आपका जो है कौन सी ऐसी बैंक सर्विस है जो कि आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने की आपको परमिशन देता है। तो नेचुरली आपके यहाँ पे चार चीज़ें दी, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, बैंकर चेक एंड फिक्स डिपॉजिट। तो नेचुरली आपका जो है बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपको जितना अमाउंट आपका है उससे फालतू विड्रॉ करने की आपको परमिशन देता है। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाएँ, तो नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है वो है कि आफ्टर द पेइंग फुल कंपनसेशन द इंश्योरर मस्ट एंटर्ड इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। दिस इज रिलेटेड टू दी, कौन सा प्रिंसिपल से है कि अगर इंश्योरर ने आपकी सारी पेमेंट कर दी, ठीक है, सारी पेमेंट करने के बाद में इसने जो है ये एक प्रोवर्ब बोला है, प्रोवर्ब जो मुहावरे लकोक्ति बोलते हैं, तो प्रोवर्ब ये बोला है कि आफ्टर पेइंग द फुल कंपनसेशन द इंश्योरर एंटर इनटू द शू ऑफ द इंश्योर्ड। शू ऑफ द इंश्योर्ड का मतलब वो जैसे इंश्योर्ड के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका वैसा मालिकाना हक उसको मिल जाएगा। ऐसा कौन से प्रिंसिपल में है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन है कि जिस प्रकार से अगर कोई आपका बाइक एक्सीडेंट हो गया, उसका फुल अमाउंट अगर कंपनी आपको दे देती है, तो इन दैट केस द बाइक विल हैंड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। तो ये वैसा ही मालिकाना हक होगा जैसे पहले किसी आदमी का था, तो ये आपका सेब्रोगेशन कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी इज नॉट अप्लीकेबल ऑन, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी किन पे लागू नहीं होता? प्रिंसिप मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और नन ऑफ अबो। तो नेचुरली आपका लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर इंडिग्निटी नहीं होता, इंडिग्निटी होता है ओनली मेकअप द लॉस, लॉस को पूरा करना ही इंडिग्निटी कहलाता है। बट इन लाइफ इंश्योरेंस देर इज नो सच टाइप ऑफ द प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल, मीन्स द अमाउंट इंश्योर्ड विल रिसीव बाय द इंश्योरर। ठीक है, वो उसको इंश्योर्ड को मिल जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस all insured must take care of insured goods as he she was taking care before the insurance policy. This is related to, ये किससे बिलोंग करता है? प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो नेचुरली ये मिटिगेशन ऑफ लॉस से बिलोंग करता है। ठीक है जी। आज हम इतना ही करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अभी, और उसके बाद हम जो है कल जो स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ चैप्टर है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस, कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। एनी प्रॉब्लम यू हैव यू कैन आस्क मी। आपकी अटेंडेंस है वो मस्ट है, अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो जो बच्चे जो अटेंडेंस जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वार्निंग है कि आपकी अटेंडेंस हर रोज़ ली जा रही है, आपके मैडम जो है वो ले रही हैं, और ठीक मेरे पास ही ऐसी अटेंडेंस आपकी यहाँ पर आती है, मैं भी अटेंडेंस अपने रजिस्टर में ले रहा हूँ। तो जो बच्चा अटेंड नहीं करा क्लास है उसका जो है 11th क्लास में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है।